Welcome to all of you once again on this channel, and friends, today we will be learn a new MCQs about Where the Mind is Without Fear, the poem written by रविंद्रनाथ टैगोर। सो दोस्तों, ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हर एक MCQ पे टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे इंडियन राइटर थे। इंडियन इंग्लिश राइटिंग में उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। एक्चुअली आई वुड लाइक टू कंसिडर हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट फ्रॉम दिस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर हो। आइए, सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, इन द पोएम द कंट्री इज इमेजिनेड एज। देखिए दोस्तों, लेट मी डिस्कस अ लिटल मोर अबाउट दिस पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये पोएम जो है इंडिया को रेफर की गई है। इस पोएम में हमें पूरी ईमानदारी से और शिद्दत से पूछा गया है कि एक ऐसी कंट्री चाहिए जहाँ पर माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार की फेयर ना हो। हर एक बंदे के माइंड ईमानदारी से और गर्व से उठे हुए हो, कोई भी किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और आखिर में पोएट इस पोएम में एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कंट्री कहाँ पे होंगी, तो हमारे इंडिया ही ऐसे कंट्री बनेगा आगे चल के। आफ्टर दिस कॉलोनियलिज्म, मतलब पोस्ट कॉलोनिज्म में हमारी कंट्री ही सबसे बेटर रहेंगी या बेस्ट रहेंगी, जहाँ पे हर कुछ फ्री होगा। तो दोस्तों, ये थी बेसिक नॉलेज अबाउट दिस पोएम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू नाउ। आई एम गोइंग टू रीड। आई होप यू विल बी गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द पोएम द कंट्री इज इमेजिनेड एज। इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कंट्री इमेजिन की है वो कैसी है, तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे इन ऑप्शंस को, तो आपको पता चलेगा द करेक्ट आंसर इज फ्री। कि कंट्री कैसे इमेजिन की गई है, फ्री की गई है। हेवनली नहीं है, स्लीपिंग नहीं है, या फिर जागी हुई भी नहीं है। तो फ्री कंट्री इमेजिनेट की है। जब हमारा इंडिया फ्री हो जाएगा तब ऐसी यहाँ पे बात की है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Whom does the poet refer to using the phrase my father? अरे भाई, काफ़ी अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी my father ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पूछा गया है किसके लिए ये माय फादर ये फ्रेज इस्तेमाल की गई है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गॉड। गॉड को वो फादर बोलते हैं यहाँ पर, ताकि ये उन्हीं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना इस पोएम में, इसलिए यहाँ पे तीन ही ऑप्शंस मैंने दिखाने की कोशिश की है जगह कम होने की वजह से। रीज़न इज कंपेयर टू, यहाँ पे रीज़न किससे कंपेयर किया गया है? क्या कंट्री से कंपेयर किया गया है, स्ट्रीम से कंपेयर किया गया है, या माउंटेन से? तो आप लोग खुद ही इतने समझदार हो यार, आपको तो ईमानदारी से और इमीडिएटली पता चल गया होगा कि रीज़न इज कंपेयर टू अ स्ट्रीम, एक झरने से कंपेयर किया गया है। ऐसे रीज़न को एक झरने से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमें वो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने के लिए मिले। द पोएट होप्स दैट आवर माइंड वुड बी डायरेक्टेड बाय। हमारे माइंड किससे बने हो? इमेजिनेशन से तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे माइंड में क्या हो, हमारे दिमाग में क्या हो, हमारा मतलब हमारे दिमाग में किससे डायरेक्टेड होने चाहिए? तो ऑफ कोर्स आफ्टर सीइंग दिस ऑप्शंस वी कैन पुट दिस एक्शन। हमारे माइंड एक्शन से डायरेक्टेड हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी आसान लगता है, दिस पोएम इज रिटन इन। अबे भाई, ये पोएम कौन से फॉर्म में लिखी गई है? एक क्या ब्लैंक वर्स है, अनराइम्ड कपलेट है, फ्री वर्स है, या अलेक्जेंड्रियन है? तो ऑफ
कोर्स ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अब ब्लैंक वर्स माने होता क्या है? ब्लैंक वर्स इज अ सच काइंड ऑफ पोएट्री वेयर देयर इज नो काइंड ऑफ बाउंडेशन इज कम, मीन्स देयर इज नो काइंड ऑफ लिमिटेशंस विल बी कम, जहाँ पे किसी भी प्रकार के राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। और इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ब्लैंक वर्स पढ़ना है तो मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना के रखी है। अगर आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे तो जल्दी से आपके सामने भी आ सकती है, या फिर आपको इधर उधर वो वीडियो मिल भी जाएंगी, मेरे ही चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। मैंने बिगिनिंग में ही लिख दिया था कि किसके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो ये पोएम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं ऑप्शन, जो आपको काफ़ी केयरफुली पढ़ने होंगे, कॉन्शियसली पढ़ने होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते। What does the word domestic in the phrase narrow domestic walls indicate? तो यहाँ पे जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नाम की फ्रेज दी गई है ना, तो इसमें जो डोमेस्टिक वर्ड आया है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? तो भैया ये तो काफ़ी आसान है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ये है, इसे इन चीज़ों को कहा गया है जिसमें हमारे सोसाइटी में पुअर, रिच, टचेबल, अनटचेबल, ब्लैक, वाइट, इस प्रकार की जो भी मान्यताएं हैं उनको कहा गया है। इन्हीं को हम नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड क्या इंडिकेट करता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ए, रिलक्टेंस टू लुक बियॉन्ड वोन्स कम्युनिटी। एक ऐसे कम्युनिटी, एक ऐसे समाज के भी परे जाके हमें सोचना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ए। आइए 8 नंबर का क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है पढ़ने में भी और समझने में। व्हाट डज द फ्रेज हेड डैश हेड हाई, मतलब जो पहली ही लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, वेयर द लैंड इज और द हेड इज हाई, ऐसा कुछ है। तो हेड हेल्ड हाई, इसका इम्प्रेशन क्या है? तो सी आता है, फेयरलेस एंड प्राइड। जहाँ पे हम फेयरलेस हो, हमारे दिल में किसी भी प्रकार का डर ना हो, और मान सम्मान से हमारे शीश, गर्व से हमारे शीश उठे हुए हो, ना कि झुके हो। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों। In what famous collection did the poem Where the Mind is Without Fear appear? भैया कौन से कलेक्शन में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम पब्लिश की थी, या फिर लिखी थी, या फिर हमें देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर है गीतांजलि। गीतांजलि 1913 में पब्लिश हुई थी, 1913 में पब्लिश हुई थी, और इनको 1913 का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। इसी पोएम को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसी पोएम की वजह से 1913 का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब गीतांजलि में ये पोएम जो थी 35 नंबर की पोएम है, ये याद रखना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने। आई होप यू वुड बी लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर, what figures of speech is found in the line where tireless striving stretches its arm towards perfection? Where tireless striving stretches its arm towards perfection. तो भैया इसका सही आंसर है, अगर आप सोचोगे तो पर्सोनिफिकेशन। क्यों? जब कभी भी देखिए पर्सोनिफिकेशन का जो कुछ भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उनकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ ले। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें कोई भी एक इनएनिमेट थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के जैसे एक्ट कर रही है, ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे टायरलेस स्ट्राइविंग जो है वो स्ट्रेचेस आर्म कर रही है, मतलब उसके स्ट्राइविंग जो भूखमारी है वो अपने हाथ फैला रही है, इसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द मेटाफर इन फ्रेज द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वैसे तो ये अलिट्रेशन का भी
फ्रेज बनती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि भाई मेटाफर कैसे बनता है। तो इसका सही से आंसर सी बनता है, आउटडेटेड कस्टम्स आर कंपेयर टू अ डेजर्ट। क्यों हम इसको मेटाफर बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर यानी कि एक डायरेक्ट प्रकार की कंपैरिजन होती है। तो इस डायरेक्ट कंपैरिजन में क्या बताया गया है कि जो भी आउटडेटेड कस्टम्स है, जो भी हमारी परंपरा है, जो कि अभी बहुत सारी पुरानी हो चुकी है, लेकिन उनको फिर भी एक डेजर्ट से कंपेयर किया गया है। और ये कंपैरिजन कैसे है, डायरेक्ट है। तो सी इसका आंसर बनता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन व्हाट लैंग्वेज वाज पोएम ओरिजिनली रिटन। तो ये तो बंगाली में है भाई, कोई भी बता देगा, बंगाली में लिखी गई थी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, टू होम इज द पोएम एड्रेस। किसे एड्रेस की गई है, तो ऑफकोर्स ये गॉड को एड्रेस की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी कंट्री कहाँ होगी, तो गॉड के एड्रेस की गई है। 14 नंबर का क्वेश्चन, द फ्रेज क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज एग्जाम्पल ऑफ। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन काफ़ी इजी है। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यहाँ पे भी स्ट्रीम को रीजन से कंपेयर किया गया है, और ये कंपैरिजन कैसे है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसलिए ये मेटाफर कही जाएगी। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने एक ही इसका ऑप्शन दिया है ताकि आप सब समझ जाए। द पोएट एक्सप्रेस द पोएट्स। क्या एक्सप्रेस करती है पोएम पोएट्स की, तो पोएम पोएट्स की होप फॉर गुड फ्यूचर को एक्सप्रेस करती है, होप फॉर गुड फ्यूचर। एंड 16 नंबर क्वेश्चंस विच इज द लास्ट वन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आफ्टर दिस माय चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिव्स अ सेंस ऑफ फॉरवर्ड मोशन। फॉरवर्ड मोशन को कौन सी फ्रेज हमें दिखाती है, सेंस देती है, तो एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। देखो भाई यहाँ पे ऐसी कौन सी फ्रेज आती है जो हमारे मोशन यानी कि एक्शन को ही दिखाती है, गति को ही दिखाती है, मूवमेंट को ही दिखाती है। तो ऑफ कोर्स इट इज द आंसर ऑफ डी, वाइडनिंग थॉट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।